हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जो कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक पार्ट पढ़े थे पहले चैप्टर का, ठीक है। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण एक व्यापक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ध्यान से सुनिएगा, एक लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण एक व्यापक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। व्यापक मतलब क्या होता है? जनरल पॉइंट, ठीक है। व्यापक मीन्स होता है जनरल पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र। इससे पहले की वीडियो में हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। फिर उसके बाद हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण ही अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। और अब हम एक जनरल पॉइंट पे याद करें, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां अक्ष निरक्ष दोनों ही शो होते हो, तो है ना, जहां अक्षीय स्थिति भी आती हो निरक्षीय भी आती हो। क्योंकि एक स्थिति होती है अनुदिश जिसको हमने अक्षीय कह दिया, एक परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत जिसे निरक्षीय कह दिया। अब एक ऐसी स्थिति है जहां पर दोनों स्थितियों का प्रयोग होगा इस पूरे व्यंजन में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपने वो दो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इससे पहले की वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको समझ में आ पाएगा आगे, ठीक हो गया। तो हमने बहुत चीजें इससे पहले डिस्कस कर लिया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, छोटी से छोटी चीजें बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहता है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसपे क्रमशः -q व +q आवेश स्थित है, जिनके बीच की दूरी 2l है, ठीक हो गया। बिल्कुल पुराने वाले जो हमारे डेरिवेशन थे उसी की तरह है इसकी पहले की लैंग्वेज। मैंने क्या कहा, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए तथा बी पर क्रमशः -q तथा +q आवेश स्थित है, जिनके बीच की दूरी 2l है। इससे पहले की वीडियो में ही मैं बता चुका हूँ और अभी की वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि हम वही लिखते हैं जैसा हमने डायग्राम में शो करना है, ठीक है। जो चीज हम शो कर रहे हैं वही चीजें बोलते हैं, वही लिखते हैं, ठीक है। तो इसे आप इजी वे में नोट कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर क्रमशः -q तथा +q आवेश स्थित है, जिनके बीच की दूरी 2l है। तो इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण हमारा कैसे शो करेंगे हम? P वेक्टर इज इक्वल टू किसी एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब एक आवेश, क्योंकि दोनों आवेश बराबर ही केवल दिशाएं विपरीत हैं, तो एक आवेश का परिमाण यहाँ q हो गया और इनके बीच की दूरी 2l हो गई। इसका मतलब है P वेक्टर इज इक्वल टू 2 QL, इसे लिखा जा सकता है, ये हो गई समीकरण 1, ठीक है। जिस तरह से मैं बोलूंगा उसी तरह से आपको नोट करना है। आप इस डायग्राम को किसी भी वे में आप समझा सकते हैं। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि ए तथा बी पर क्रमशः -q तथा +q आवेश स्थित है, जो एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जहां इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2l है। आप इस वे में लिखिए, पहले वाले वे में लिखिए, बस आपको ये सब चीजें अच्छे से समझा देनी है। तो द्विध्रुव आघूर्ण आपका हो गया P इज इक्वल टू Q इंटू 2l, एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, P वेक्टर इज इक्वल टू 2QL। अगेन इसके आगे ये कहता है द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से किसी व्यापक बिंदु यानी कि जनरल पॉइंट, ठीक हो गया, व्यापक बिंदु पर व्यापक बिंदु P स्थित है, ठीक हो गया। ये हमारा व्यापक बिंदु है, ठीक है। क्या क्या कहा मैंने? ए बी के मध्य बिंदु O से एक व्यापक स्थिति पर बिंदु P स्थित है, ठीक हो गया, जिसके ध्रुवीय निर्देशांक पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा है, ठीक हो गया। इसको कहा जाता है ध्रुवीय निर्देशांक। हमने इससे पहले मैथ में आपने क्या ध्रुवीय निर्देशांक यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा होगा, r, थीटा, जहां ये पहला फंक्शन जो है दूरी को दिखाता है और दूसरा बनने वाले कोण को दिखाता है, ठीक है। तो r, थीटा है, हम यहाँ यही बताएंगे r थीटा क्या है। जहां r O से P के बीच की दूरी है, ठीक हो गया। जनरल पॉइंट है तो मैं इसको डैश डैश करके शो करूंगा, ठीक है। जहां r O से लेके P तक की दूरी है, ठीक है। आप चाहे तो सीधी लाइन में शो कर दें, आगे की चीजों को डैश डैश करें, ठीक है। तो हमने कहा क्या, जहां r जो है O से P के बीच की दूरी है तथा थीटा वैद्युत द्विध्रुव के साथ OP का बना हुआ कोण है, ठीक हो गया। जहां हमने r को क्या बताया, जहां r O से
P तक की दूरी और थीटा क्या है हमारा, थीटा है P वेक्टर या फिर द्विध्रुव आघूर्ण का, P वेक्टर यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण का OP के साथ बना कोण है, तो क्या ये P वेक्टर अलग है, द्विध्रुव आघूर्ण दिखा रहा है, ये OP अलग है, ये वो बिंदु तक की दूरी है, ठीक है, यानी कि O से P तक की दूरी को R कहते हैं, और जो P वेक्टर है यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण है उसका OP के साथ जो बना हुआ कोण है उसको थीटा से दिखाया गया है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से लिखना है इसके नीचे कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से व्यापक स्थिति पर बिंदु P स्थित है जिसके ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा है, जहां r O से P तक की दूरी तथा थीटा P वेक्टर यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का OP के साथ बना हुआ कोण है, ठीक है। तथा बिंदु P पर क्या है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्या है, अतः बिंदु P को घटकों में वियोजित करने पर, क्योंकि ये क्या है एक जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट यानी कि ना अक्षीय ना निरक्षीय किसी कोई और ही स्थिति पर है, यानी कि किसी भी जनरल स्थिति पर है, ठीक है, जनरल पॉइंट है, तो हम इसको घटकों में वियोजित कर देंगे, क्या लिखेंगे, अतः घटकों में वियोजित करने पर, वियोजित करने पर, ठीक है। अब घटकों में कैसे वियोजित होगा, दो तरह के घटक होंगे, एक तो ये निर्देशांक ज्यामिति जो हमारी बन रही है, ये निर्देशांक ज्यामिति है, इसके अनुदिश होगा घटक, ठीक है, इसके अनुदिश होगा, और इसके अनुदिश यानी कौन सी स्थिति है, ये क्षैतिज की स्थिति है, ठीक है, इसको हम कुछ यूं करके आगे की ओर दिखा देंगे, क्षैतिज की स्थिति है, ठीक है, और क्षैतिज की स्थिति पर जो घटक होता है उसे हम P cos थीटा कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो लंबवत घटक होगा, इसको हम Q से दिखा रहे हैं, इसका जो लंबवत घटक होगा यानी कि इसका लंबवत कुछ यूं होगा इस तरह से, ये इसका लंबवत होगा परपेंडिकुलर, इसको हम R से दिखा रहे हैं, और जो लंबवत घटक होगा, अगर इस ओर को हम लंबवत घटक ले लें नीचे की ओर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नीचे की ओर इस ओर को हमने इसका लंबवत घटक ले लें तो इसको हम P sin थीटा से दिखाएंगे, ठीक है, तो यानी कि इसको हमने घटकों में वियोजित किया, ध्यान से समझिएगा, जहां ज्यामिति के और, ठीक है, ज्यामिति के जो अनुदिश है, निर्देशांक ज्यामिति के अनुदिश जो घटक है वो P cos थीटा तथा इसके लंबवत घटक P sin थीटा है, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ वियोजित हो गया। अच्छा, यहाँ ये हमारा जो है इसके अनुदिश जो घटक है ये है, और ये हमारा P है, ठीक है, तो यानी कि ये हो गया तुम्हारा, ये अनुदिश घटक जा रहा है और ये लंबवत घटक जा रहा है, ठीक है, P cos थीटा, जहाँ P cos थीटा ठीक है, P cos थीटा क्या निर्देशांक के अनुदिश या फिर ज्यामिति के अनुदिश, और P sin थीटा जो है लंबवत घटक है, ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। निरक्षीय स्थिति में भी घटकों में वियोजन किया था, यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो लंबवत घटक हमेशा sin थीटा लेते हैं, मैंने वहां भी बताया था, क्योंकि लंब बट्टा कर्ण यानी कि हम लंबवत घटक की बात करें, सदिशों में भी हमने पढ़ रखा है लंबवत घटक sin थीटा, और जो क्षैतिज घटक होते हैं उनको cos थीटा लिया जाता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखें, इससे आगे हम लिखते हैं तथा प्लस क्यू व माइनस क्यू पर बिंदु P के कारण विद्युत
विद्युत क्षेत्र क्रमशः E1 व E2। ठीक है, इस बिंदु P के कारण हम कह रहे हैं यहाँ पर जो प्लस क्यू और माइनस क्यू पर जो विद्युत क्षेत्र है ये E1 तथा E2 है। ठीक है, E1 तथा E2 है। अब देखिए इसमें जो हमने इसको लंबवत स्थिति में वियोजित करा तो जो E1 और E2 की स्थिति थी, ठीक है, E1 E2, ठीक है। अब जो इनकी स्थितियां थी, जो E1 की स्थिति यानी कि प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश पर E1 है तीव्रता यहाँ पर, यानी कि हम E1 कह सकते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पर जो तीव्रता है हम E2 कह रहे हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र, सॉरी विद्युत क्षेत्र जो यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है। अब जो हमारा P cos थीटा है ये तो अक्षीय स्थिति के लिए है, और जो P sin थीटा है ये निरक्षीय स्थिति के लिए, यानी कि लंबवत स्थिति को दिखा रहा है, विद्युत द्विध्रुव के लंबवत स्थिति को दिखा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, आपको इतना समझ में होगा। P cos थीटा क्या है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति के अनुदिश घटक है, इसीलिए क्या है अक्षीय स्थिति पे होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अक्ष के साथ जो होता है उसे हम अक्षीय स्थिति कहते हैं, और जो P sin थीटा जो कि लंबवत है, लंबवत स्थिति में निरक्षीय स्थिति होती है, तो निरक्षीय स्थिति का घटक P sin थीटा हम कह रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये घटक है तो E1 बराबर, क्योंकि ये क्या है, ये अक्षीय स्थिति है। ठीक है, ये क्या है अक्षीय स्थिति है, तो इसको हम लिखेंगे 1/4, सॉरी निरक्षीय स्थिति है, क्योंकि ये निरक्षीय स्थिति है। E1 कहां पर है, विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू पर है, तो निरक्षीय स्थिति है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र जो हमने निकाला था इससे पहले वीडियो में, वो निकाला था 2p/r3, और क्योंकि p के साथ यहाँ cos 2p sin थीटा है, तो क्या यानी कि E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा। एक मिनट, 2p cos थीटा है। ठीक है, अक्षीय स्थिति पर हमने निकाला था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा है, और जो दूसरा है E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन r3। इसी तरह से लिखेंगे इसे P sin थीटा अपॉन r3। E1 हमारा ये हो गया, E2 हमारा ये हो गया। तो आगे देखते हैं इससे, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो क्या यहाँ तक आप स्नैपशॉट ले लीजिए, देन मैं आगे इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। देन आगे देखते हैं, एक चीज और नोट कर लीजिएगा, इनकी जो दिशा होगी ये होगी PQ की ओर, क्या ये दिशा PQ की ओर, ठीक है, और इसकी जो दिशा होगी PR की, ठीक है, एक की दिशा होगी PQ की और एक की होगी PR की, ठीक है, PQ की और PR की ओर। ठीक है, ये निरक्षीय स्थिति पर, सॉरी अक्षीय स्थिति पर आ गया, ये निरक्षीय पर आ गया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखते हैं हम, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता यानी कि E से दिखाएंगे। ठीक है, इसे कैसे दिखाया जाएगा, E = √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग है, जहां हम परिणाम को जो है, इससे पहले सदिशों में भी आपने पढ़ा होगा
कि परिणाम को जो है E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और उसके बाद इसकी दिशा भी दिखाई जाती है tan थीटा के टर्म में, tan अल्फा जो भी हम एंगल लेंगे उसके टर्म में। तो ये इसका रिजल्टेंट, तो यहाँ पे रख देते हैं E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर, यानी कि ये है 1/4 पहले हम यहीं से इसको सेटल कर लेते हैं, जो हमारे दोनों में कॉमन है, आपको दिख रहा होगा 1/4 अपॉन आर क्यूब है, तो ये दोनों में से कॉमन ले रहे हैं पहले 1/4 और आर क्यूब जो है ये कॉमन है। अब अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा 2p cos थीटा का स्क्वायर प्लस p sin थीटा का स्क्वायर। इसमें भी हम देख रहे हैं कि हमारा p जो है दोनों में कॉमन है, तो इसको भी हम बाहर ले लेंगे। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, पी हमने कॉमन लिया तो यहाँ पी लिख देते हैं सीधे सीधे, ठीक है, पी हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है E इज इक्वल टू P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हो गया आपका 4 cos स्क्वायर थीटा, 2 2 जा 4 और cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ रखा है क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, दैट्स वाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, cos स्क्वायर थीटा उधर जाके नेगेटिव हो गया। इसी के आगे देखते हैं E इज इक्वल टू P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 4 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा गया 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये 1, देन दैट मीन्स इसका आंसर है 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो क्या ये इसका रिजल्टेंट है, तो क्या ये क्या है इसका रिजल्टेंट है। आप इसे इस तरह से लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने अब इसका जो ये है ये रिजल्टेंट है, ठीक है। अतः इस पर जो हमारी परिणामी तीव्रता होगी वो निकल गई हमारी, और क्योंकि हम यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यापक बिंदु है, व्यापक बिंदु पर अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थितियां होती हैं, और हम यहाँ पर काम बात कर रहे हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट की, तो पोलर कोऑर्डिनेट में हमें डायरेक्शन भी निकालनी होती है, यानी कि दिशा भी निकालनी होती है, यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक जिसे कहते हैं हिंदी में, उसमें हमें दिशा भी निकालनी होती है। तो उसके लिए भी आगे डेरिवेशन करेंगे। इसका इतना स्नैपशॉट ले लीजिए। तो इससे आगे चलते हैं। दिशा हेतु यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जो ये परिणामी तीव्रता है, यह है परिणामी तीव्रता, इसका इस ओपी के साथ बना हुआ जो कोण है, यानी कि जो मेन हमारा ये अक्षीय निर्देशांक है जो आर ऊपर की ओर आ रहा है, इसके साथ जो बना हुआ कोण है इसको हम अल्फा कह रहे हैं, ठीक है। तो इसे डायरेक्शन के लिए निकाला जा रहा है सिर्फ, यहाँ पे लिखते हैं माना ओपी का परिणामी विद्युत क्षेत्र का ओपी के साथ, या फिर आप यहां लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के साथ, ठीक है, ओपी के साथ या फिर विद्युत द्विध्रुव के साथ बना कोण
अल्फा है, अल्फा है, अल्फा है तो यहाँ पर क्या होगा, तो दिशा के लिए tan का यूज किया जाता है, tan अल्फा इज इक्वल टू, दैट मीन्स यहाँ पे होगा E2 अपॉन E1, यही होगा। दिशा निकालने के लिए हमें E2 अपॉन E1, ये लंब है यानी कि ये निरक्षीय की ओर जा रहा है, ये अक्षीय की ओर आ रहा है, तो यह लंब बट्टा आधार होता है, उसी तरह से लिखा गया है निरक्षीय अपॉन अक्षीय, निरक्षीय मतलब लंब और ये आधार हो गया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा था यहाँ पे p sin थीटा अपॉन आर क्यूब, आप पीछे देख सकते हैं यही वैल्यू थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पर p से p कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, यानी कि 1/2, ये 1/2 जो है हमारा यहाँ बाहर ले लिया हमने tan थीटा, या फिर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, वैल्यू आपने मैथ के सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ये tan इधर से इधर आ जाता है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ tan थीटा अतः यहाँ लिखा जा सकता है, अतः हम लास्ट में लिखेंगे कि इसका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, जिसके विद्युत क्षेत्र का जो परिणाम है जो है वो है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने भी जो निकाला वही लिख रहा हूँ, p अपॉन आर क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये हमने रिजल्टेंट निकाला था, जिसकी दिशा इससे आगे यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, ठीक है, जिसकी दिशा ज्यामिति या निर्देश ज्यामिति दिशा से ये tan इनवर्स हाफ tan थीटा कोण पर है, कोण पर है या सीधे पर है भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस पर है, ठीक है, यानी कि हमने इसका रिजल्टेंट निकाला, क्योंकि ध्रुवीय कोऑर्डिनेट थे, यहाँ पे हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें, ध्रुवीय निर्देशांक थे, तो उसकी दिशा इस तरह से निकाली जाती है, ठीक है, यानी कि ज्यामितीय दिशा से इस दिशा में होगा वो, और उसका जो रिजल्टेंट है तो हमने निकाला है, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक का जो विद्युत क्षेत्र के कारण हमने तीन चीजों पर विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति और ये व्यापक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को कवर कर लिया, ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, देन आई रेज इट। तो आज की वीडियो आपको समझ में आया होगा, आज का टॉपिक जो था हमारा व्यापक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।